नमस्कार डियर स्टूडेंट। तो अपने मेवाड़ राजवंश पार्ट 7 के अंदर अपने बात कर चुके हैं महाराणा कुंभा और उनके दोनों पुत्रों के बारे में, महाराणा उद्दा और रायमल के बारे में। और महाराणा रायमल की मृत्यु कब हुई थी? 1509 ईस्वी में। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी शासक किसे घोषित किया 1509 ईस्वी में? जब पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होगी, जयमल की हत्या कर दी गई और राय सिंह को उनकी सिसोदिया सरदार राजा मानने को तैयार नहीं थे, तो महाराणा रायमल ने अपने पुत्र सांगा को अजमेर से वापस बुलाकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी शासक घोषित किया। और 1509 ईस्वी में ये क्या बन गए? मेवाड़ के शासक बने। महाराणा रायमल की मृत्यु कब हुई थी? 1509 ईस्वी में। और उसके बाद नए जो भावी राणा बने महाराणा रायमल के बाद वह कौन बने? महाराणा सांगा, जो क्या थे? एक वीर प्रतापी पराक्रमी शासक रहे। और जब ये शासक बने उस समय मुंशी देवी प्रसाद ने महाराणा सांगा के लिए एक बात लिखी है कि जब ये मेवाड़ के शासक बने सांगा, तो उस समय मेवाड़ के चारों ओर शत्रु ही शत्रु पैदा हो चुके थे। तो अपनी बात करते हैं महाराणा सांगा के समकालीन शासकों के बारे में। किसके बारे में? महाराणा कुंभा के समकालीन शासकों के बारे में। तो समकालीन शासक कौन रहे? तो समकालीन शासकों की अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के शासक। तो महाराणा सांगा के समय दिल्ली के शासक कौन थे? दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी, जो कौन से राजवंश से हैं? कौन से वंश से हैं? लोदी वंश से। इन्हें कहा जाता है सिकंदर लोदी। क्या कहते हैं? सिकंदर लोदी भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी किसका नाम है? इब्राहिम लोदी का नाम है। अब देखो, इसके बाद अपनी बात करते हैं मालवा के इनके समकालीन शासक कौन थे। तो मालवा के शासक कौन थे? मालवा के शासक थे नासिरुद्दीन शाह या नासिर शाह। कौन थे? नासिरुद्दीन शाह या नासिर शाह। तो महाराणा सांगा के समकालीन मालवा के शासक कौन थे? नासिरुद्दीन शाह या इन्हें कहा जाता है नासिर शाह। इसके बाद अपनी बात करें तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के शासक की बात करें, गुजरात का शासक था मोहम्मद शाह बेगड़ा। क्या नाम था? मोहम्मद शाह बेगड़ा। और ये मोहम्मद शाह बेगड़ा वही है जिसने रमाबाई के पति मंडलिक चतुर्थ पर आक्रमण किया और मंडलिक चतुर्थ ने मोहम्मद शाह बेगड़ा के दबाव में आकर मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, जिसके कारण रमाबाई है वो मंडलिक चतुर्थ को छोड़कर गुजरात से वापस कहाँ गई? योगिनीपट्टम में आकर रहने लगी, मतलब जावर में आकर रहने लगी। और उसने बाद में रमा स्वामी मंदिर का और रमा कुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह बेगड़ा उस समय क्या थे? गुजरात के शासक थे। अब देखो, अब अपनी बात करते हैं महाराणा सांगा के इतिहास की। 1509 से 1528 ईस्वी इनका शासन काल रहे। और महाराणा सांगा के समकालीन शासक पूछे जाए तो दिल्ली का शासक कौन रहा है? इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। और इसके बाद जो शासक बना, इब्राहिम लोदी के बाद जो शासक बना वह कौन बना? बाबर, जो एक मुगल शासक था अफगान के काबुल परगने का। अफगान के काबुल परगना क्षेत्र का शासक कौन था? बाबर था। देखिए किस प्रकार ये भारत में आया और किस प्रकार से इसने अपने भारत में मुगल सत्ता स्थापित करी, इसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए मालवा का समकालीन शासक कौन था? नासिरुद्दीन शाह या नासिर शाह। और इसके बाद जो शासक बना वह कौन बना? महमूद खिलजी सेकंड। कौन बना? महमूद खिलजी सेकंड। और महाराणा सांगा के समकालीन गुजरात के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह बेगड़ा। अब देखिए, अब सबसे पहले तो अपनी बात करते हैं कि महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा जब शासक बने तो इन्होंने शासक बनते ही जो मेवाड़ के चारों ओर की सीमाएं थी उन सीमाओं को मजबूत करने का कार्य किया। तो सबसे पहले बात करें तो महाराणा सांगा ने जब पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राय सिंह और इसके अलावा महाराणा सांगा के बीच राजगद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था, तो उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने किसके पास जाकर शरण ली थी? अजमेर के सरदार करमचंद पवार के पास यहाँ पे शरण ली थी। तो महाराणा सांगा ने क्या किया? मेवाड़ की सीमाओं को मजबूत करने के लिए जो मेवाड़ की दक्षिणी पूर्वी सीमा है, मेवाड़ की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर किसे तैनात कर दिया?
करमचंद पंवार को। और करमचंद पंवार कौन भाई जिके कने महाराणा सांगा शरण ली। अजमेर के अंदर महाराणा सांगा ने जहां पर शरण ली थी वह कौन था? करमचंद पंवार। और इसी को दक्षिणी पूर्वी सीमा पर क्या कर दिया? तैनात कर दिया। और इसके अलावा करमचंद पंवार को लगभग 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए वार्षिक आय 15 करोड़ रुपए वार्षिक आय के परगने क्षेत्र भी दिए थे। वार्षिक आय के परगने क्षेत्र दिए थे, जिनमें कौन कौन से हैं? एक तो फूलिया, फूलिया जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। फूलिया जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा मांडलगढ़, मांडलगढ़ भी कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और इसके अलावा अजमेर। तो ये जो परगना क्षेत्र है किसको दे दिए? करमचंद पंवार को दिए, जिनकी वार्षिक आय कितनी थी? 15 करोड़ रुपए थी। तो महाराणा सांगा ने दक्षिणी पूर्वी सीमा को मजबूत करने के लिए वहां पे किसे तैनात कर दिया? करमचंद पंवार को तैनात करते हुए 15 करोड़ रुपए वार्षिक आय के परगना क्षेत्र दिए, जिनमें कौन कौन से परगना क्षेत्र दिए गए थे? फूलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, और अजमेर का परगना क्षेत्र दिया। और इसके अलावा करमचंद पंवार को महाराणा सांगा ने जो उपाधि दी थी वह कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि। तो महाराणा सांगा के द्वारा रावत की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? करमचंद पंवार को प्रदान की गई थी। समझा गई बात? इसके बाद देखिए, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो करमचंद पंवार के अलावा दक्षिणी जो पश्चिमी सीमा थी, दक्षिण पश्चिमी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमा पर तो किसको तैनात कर दिया? करमचंद पंवार को। इसके बाद अगर अपनी बात करें दक्षिण पश्चिमी सीमा, दक्षिण पश्चिमी सीमा पर किसको तैनात किया? शाबाश। दक्षिणी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए सिरोही और जो वागड़ क्षेत्र के शासक थे, कहां के? सिरोही और वागड़ क्षेत्र के शासक, सिरोही व वागड़ क्षेत्र के शासकों से क्या कर लिए? इन्होंने संबंध मजबूत बनाए। और संबंध मजबूत बनाकर दक्षिणी पश्चिमी सीमा को भी मजबूत करने का कार्य कर लिया। किसने? महाराणा सांगा ने। अब देखो किस प्रकार से इनका महाराणा सांगा का गुजरात के शासकों के साथ संघर्ष हुआ है। तो अब अपनी बात करते हैं महाराणा सांगा का गुजरात के शासकों से संघर्ष। उसके बाद अपने महाराणा कुंभा द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए महाराणा सांगा का किसके साथ संघर्ष चला है? गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ संघर्ष को लेकर अगर अपनी बात की जाए कि महाराणा सांगा का गुजरात के साथ जो संघर्ष हुए हैं वे किस चीज को लेकर हुए हैं? देखिए गुजरात का उस समय सुल्तान कौन बन गया था? मोहम्मद साहब बेगड़ा के बाद जो सुल्तान या शासक बना वह कौन बना? सुल्तान मुजफ्फर। कौन बन गया? सुल्तान मुजफ्फर शासक बन गया। अब देखो, अब गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है इड्र। कौन सा क्षेत्र है? इड्र। और इड्र का शासक उस समय कौन था? रायमल था। कौन था? इड्र का शासक कौन था? रायमल। अब देखो मुजफ्फर ने क्या किया? सुल्तान मुजफ्फर ने रायमल पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? रायमल पर आक्रमण कर दिया। और रायमल को राजगद्दी से हटाकर राजगद्दी पर अधिकार किसने कर लिया? सुल्तान मुजफ्फर ने। तो बाद में रायमल ने सहायता किससे मांगी? महाराणा सांगा से क्या मांगी? सहायता मांगी। तो महाराणा सांगा ने जब सहायता मांगी तो देखिए पहले ये ध्यान दीजिए कि गुजरात का शासक कौन था? सुल्तान मुजफ्फर। इसने इड्र की गद्दी पर कौन बैठा था? रायमल। रायमल पर क्या करवाया? आक्रमण करवाया। तो पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला जो सैन्य अभियान सुल्तान मुजफ्फर ने रायमल पर भेजा था वह किसके नेतृत्व में भेजा था? किसके नेतृत्व में भेजा था? ये भेजा गया था हुसैन कुली खान, सॉरी, निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में। किसकी? निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में। तो पहला जो सैन्य अभियान सुल्तान मुजफ्फर ने रायमल पर भेजा वह किसके नेतृत्व में भेजा था? निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में भेजा। लेकिन निजाम उल मुल्क को रायमल ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और ये सैन्य अभियान सुल्तान मुजफ्फर का क्या रहा? असफल रहा। और रायमल को राजगद्दी से हटाने में क्या रहा? असमर्थ रहा। इसके बाद जो दूसरा सैन्य अभियान भेजा गया वह किसके नेतृत्व में भेजा गया? जहीर उल मुल्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजा गया? जहीर उल मुल्क के नेतृत्व में सुल्तान मुजफ्फर ने दूसरी बार सैन्य अभियान भेजा रायमल पर।
तो राइमल ने फिर जहीर उल मुल्क के सैन्य अभियान को भी क्या कर दिया, विफल कर दिया और इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसके बाद तीसरा जो सैन्य अभियान भेजा गया वह किसके नेतृत्व में भेजा गया, मलिक हुसैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजा गया, मलिक हुसैन के नेतृत्व में भेजा गया। और मलिक हुसैन जिनका दूसरा नाम क्या है, मुबारिज उल मुल्क, मुबारिज उल मुल्क। तो तीसरा जो सैन्य अभियान सुल्तान मुजफ्फर द्वारा राइमल पर भेजा गया वह कौन सा भेजा गया, मलिक हुसैन के नेतृत्व में, जिनका दूसरा नाम क्या है, मुबारिज उल मुल्क ने राइमल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और राइमल की राजगद्दी पर अधिकार किसने कर लिया, मलिक हुसैन ने कर लिया। अब देखो राइमल किससे सहायता मांगता है, महाराणा सांगा से सहायता मांगी। तो महाराणा सांगा ने किसकी सहायता की, राइमल की सहायता की। और मलिक हुसैन को यहां से खदेड़ के वापस भगा दिया। तो बाद में कौन आया, सुल्तान मुजफ्फर आया। कौन आया, सुल्तान मुजफ्फर समी राइमल को इसकी राजगद्दी से हटाने के लिए है, क्योंकि सांगा ने मलिक हुसैन को पराजित कर दिया और राइमल को वापस राजगद्दी पर बिठा दिया। तो सुल्तान मुजफ्फर समी आया और किस पर आक्रमण किया, राइमल पर आक्रमण किया। लेकिन महाराणा सांगा ने इसकी सेना का इस तरह से मुकाबला किया कि इसकी सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया और ये यहां से वापस भाग गया। तो बाद में राइमल को वापस राजगद्दी पर किसने बिठा दिया, महाराणा सांगा ने। तो इस प्रकार से महाराणा सांगा का एडर की राजनीति में हस्तक्षेप होने के कारण इनका जो संघर्ष रहा है वह किसके साथ रहा था, गुजरात के शासकों के साथ रहा था। समझा की बात। अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में, महाराणा सांगा के द्वारा अपने जीवन काल में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ेगी उनके बारे में। देखिए महाराणा सांगा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। देखिए महाराणा सांगा के द्वारा अपने जीवन काल में कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, 5 युद्ध लड़े गए थे। कौन से युद्ध लड़े गए थे, 5 युद्ध कौन कौन से लड़े गए थे। सबसे पहले अपनी बात करते हैं पहले युद्ध के बारे में, जो था खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध था, खातौली का युद्ध। और ये खातौली का मैदान बेटा कहां पड़ता है, पीपलदा में पड़ता है। और पीपलदा कहां पड़ता है, वर्तमान में कोटा में है। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था उस समय ये बूंदी रियासत के अंदर आता था। कहां आता था, बूंदी रियासत में आता था। क्योंकि ये बात कब की, 1509 से 1528 के बीच की है। जबकि जो रियासतों का पुनर्गठन हुआ था वह कब हुआ था, 1631 ईस्वी में। और 1631 ईस्वी के बाद खातौली का मैदान कहां पड़ता है, कोटा में। लेकिन उससे पहले कहां था, बूंदी में। इसके बाद अपनी बात करते हैं दूसरे युद्ध के बारे में। तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था बाडी का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बाडी का युद्ध। और बाडी स्थान है वह कहां पड़ता है, धौलपुर में। तो इसे कहा जाता है धौलपुर का युद्ध। अब बेटा आप बात करें किसे युद्ध की, तीसरे युद्ध की। और तीसरा युद्ध लड़ा गया था गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। और गागरोन बेटा कहां पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है, झालावाड़ में। तो ये युद्ध कहां हुआ था, झालावाड़ में हुआ था। और चौथा जो युद्ध लड़ा था इन्होंने वह था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बयाना का युद्ध। और ये बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, कहां लड़ा गया था, बयाना कहां पड़ता है, जो बयाना दुर्ग है वह कहां पड़ता है, भरतपुर में। तो ये युद्ध कहां लड़ा गया, भरतपुर में लड़ा गया। इसके बाद अपने बात करते हैं पांचवा जो युद्ध था वह था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया। समझा गई बात। अब देखो महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में 5 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। कौन कौन से, खातौली का युद्ध, बाडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। खातौली कहां पड़ता है, पीपलदा कोटा में। पहले ही किस रियासत में आता था, बूंदी में। 1631 में रियासतों के पुनर्गठन के बाद ये खातौली कहां आता है, कोटा में। अब देखो बेटा इनकी डेट अपने को ध्यान रखनी है, ये युद्ध कब हुए थे। देखिए 1517, 1518, 1519। बयाना का युद्ध हुआ था 1527। और ठीक 1 महीने बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बेटा दिखाई नहीं दे रहा क्या, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं।
देखिए पांचवा जो युद्ध लड़ा गया था वह कौन सा था? खानवा का युद्ध। पांचवा युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। ये भी कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। जो बयाना का युद्ध हुआ था ठीक उसके एक महीने बाद ये युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। अब देखिए जो खातोली का युद्ध हुआ था ये किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो खातोली का युद्ध हुआ था किसके मध्य? महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य। खातोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें विजयी कौन रहा था? सांगा। इसके बाद अपनी बात करते हैं बाडी का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ। ये किनके मध्य हुआ? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। पहले दोनों युद्ध दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुए, जिसमें दोनों ही युद्धों में सांगा क्या रहे थे? विजयी रहे थे। तीसरा युद्ध बात करते हैं गागरोन का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। इसके बाद जो बयाना का युद्ध है, बयाना का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था सांगा और दिल्ली के मुगल शासक बाबर के मध्य। और जो खानवा का युद्ध है ये भी किन के मध्य हुआ था? सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। समझा की बात? जिसमें से पहले चारों युद्ध के अंदर विजयी रहे थे महाराणा सांगा और पांचवें युद्ध के अंदर हार गए थे कौन? महाराणा सांगा। समझा की बात? तो अब अपनी बात करते हैं प्रत्येक युद्ध को लेके। तो पहला युद्ध कौन सा है? खातोली का युद्ध जो कहा हुआ था? पीपल द कोटा में। पहले ये बूंदी रियासत में था। कब हुआ था? 1517 में। और ये युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मेवाड़ शासक महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध के दौरान महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। और पराजित तो कर दिया, लेकिन इस युद्ध में महाराणा सांगा एक अंक पहले ही काणु, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया और शरीर पर क्या हो गए थे? 80 घाव हो गए। फिर भी युद्ध लड़ता रहा। इतना सूरवीर प्रतापी शासक था कौन? महाराणा सांगा। तो मतलब महाराणा सांगा का इस युद्ध के अंदर एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, शरीर पर कितने घाव हो गए? 80 घाव। कई बुक के 84 घाव भी बताती हैं, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान रख लेना बेटा, 80 घाव भी हो सकते हैं, 84 भी हो सकते हैं। और लेकिन ऑथेंटिक कितने हैं? 80 घाव हैं। तो मतलब एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, शरीर पर 80 घाव हो गए। फिर भी इसने इस खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब महाराणा सांगा इस स्थिति के अंदर लड़ रहा था तो इसी कारण इनकी इस स्थिति को देखते हुए इन्हें क्या कहा गया है? सैनिकों का खंडहर कहा गया है। महाराणा सांगा को क्या कहा गया है? सैनिकों का खंडहर कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष। किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? भग्नावशेष किस शासक को कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है हिंदूपत शासक की संज्ञा भी किन्हें दी गई है? महाराणा सांगा को दी गई है। हिंदूपत शासक की संज्ञा किस मेवाड़ शासक को दी गई है? महाराणा सांगा। मतलब पूरे हिंदुस्तान को जीतने की क्षमता रखने वाला शासक कौन था? महाराणा सांगा। इसलिए इन्हें कौन सी संज्ञा दी गई है? हिंदूपत शासक की। इसके अलावा इन्हें क्या कहा गया है? सैनिकों का खंडहर। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। और ये उपाधि किस युद्ध के दौरान दी गई है? खातोली के युद्ध के दौरान, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन इनका पूरा शरीर क्या हो गया था? क्षत विक्षत हो गया था, जिसमें इनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, शरीर पर कितने घाव हो गए? 80 घाव हो गए। लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए दूसरी बार 1518 ईस्वी में फिर सांगा पर क्या किया? आक्रमण किया। और ये युद्ध क्या कहलाया? बाडी का युद्ध, जो कहाँ हुआ था? धौलपुर में। और इस युद्ध में भी महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और महाराणा सांगा क्या रहे? विजयी रहे। अब देखो बेटा, इब्राहिम लोदी लगातार 2 युद्धों के अंदर हार गया।
और इब्राहिम लोधी कट्ठा को राजा और दिल्ली को राजा, और दिल्ली को राजा पूरा भारत को राजा हुए, मतलब सांगा पूरा भारत के राजा ना राजियो। और बिंगी वजह महाराणा सांगा की के बढ़ गई प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर एक राजपुताना शासक इनके नीचे कार्य करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी किसकी, महाराणा सांगा की बढ़ गई थी। समझा गई बात। अब देखो इब्राहिम लोधी बार बार हार रहा था, ठीक है, लगातार दोनों युद्ध हार गया। तो इसी कारण इनकी इब्राहिम लोधी के एक चाचा थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने काबुल से किसे बुलाया, बाबर को बुलाया। काबुल से किसे आमंत्रित किया, बाबर को आमंत्रित किया। और बाबर कहां पहुंचा, भारत आया। और भारत आते ही उसने सबसे पहले जो युद्ध लड़ी, उन युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और तीसरा जो युद्ध लड़ा था वह लड़ा था चंदेरी का युद्ध। और चौथा जो युद्ध था वह था गागरा का युद्ध। तो मतलब बाबर भारत आया, पानी पियो, खानो खायो, चाय पीगी, गागरियो पैर के मैदान में उतर गयो। चारों युद्ध अपने ध्यान में रखने हैं। पानीपत का युद्ध जो कब हुआ था, 26 में। खानवा का युद्ध 27 में। चंदेरी का युद्ध 28 में। और गागरा का युद्ध 29 में। गागरी एकत्र भी लड़ाई हुई है, ध्यान रख लियो। ठीक है, गागरी एकत्र भी लड़ाई हुई है। समझा की बात। तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। तो जब बाबर भारत आया, भारत आते ही इन्होंने कौन सा युद्ध किया, पानीपत का युद्ध किया। और ये पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोधी के साथ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली की राजगद्दी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और दिल्ली का शासक कौन बन गया, बाबर बन गया। समझा की बात। तो अब देखो इब्राहिम लोधी के पराजित होने के बाद बाबर को भारत किसने बुलाया था, इब्राहिम लोधी के चाचा जिनका नाम था दौलत खान लोधी। और लोधी वंश की प्रतिष्ठा लगातार घटती जा रही थी, लगातार युद्धों में हारने के कारण। इसी कारण दौलत खान लोधी ने बाबर को काबुल से कहा बुला लिया, भारत बुलाया। और भारत बुलाते ही बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ, जो कब लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर बाबर क्या हुए, विजयी हुए। और महाराणा ईश्वरी इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली की राजगद्दी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब हिंदुस्तान का क्या बन गया, मुगल शासक बन गया था कौन, बाबर। और मुगल सत्ता की स्थापना की थी कहां पे, दिल्ली में। अब देखो बेटा, अब अपने बात करते हैं तीसरे युद्ध के बारे में, जो कौन सा है, गागरोन का युद्ध, जो कहां हुआ था, झालावाड़ में। कब, 1519 ईस्वी में। और किनके मध्य हुआ था, महाराणा सांगा और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। अब देखो महाराणा कुंभा जो महाराणा सांगा के दादा थे, और उनके समकालीन मालवा के जो शासक थे वह कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम थे। और सांगा के समकालीन मालवा के शासक कौन है, महमूद खिलजी सेकंड है। मतलब जिको काम दादो करके गयो यानी वो काम पोतो भी करेगा, जिको काम दादो करके गयो वो काम पोतो भी करेगा। इसी कारण मेवाड़ का इतिहास दोहराने वाला शासक, मेवाड़ का इतिहास दोहराने वाला शासक किसे कहा जाता है, मेवाड़ का इतिहास दोहराने वाला शासक कौन सा है, महाराणा सांगा है। इतिहास दोहराने वाला शासक किसे कहा जाता है, महाराणा सांगा को कहा जाता है। तो देखो किस प्रकार से इन्होंने मेवाड़ का इतिहास दोहराया था। देखिए गागरोन का युद्ध जो 1519 ईस्वी में हुआ, कहां पे हुआ था, झालावाड़ में। किसके साथ, मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के साथ। तो जब महमूद खिलजी सेकंड ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया, तो महाराणा सांगा ने इनकी सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और युद्ध लड़ते लड़ते महमूद खिलजी अपने घोड़े से नीचे गिर गए। और घोड़े से नीचे गिरते ही महमूद खिलजी सेकंड को महाराणा सांगा ने क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद 6 माह तक कैद में रखा, जिससे कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद में रखा। ठीक उसी प्रकार 6 माह तक महमूद खिलजी सेकंड को सांगा ने अपनी कैद में रखा। और उसके बाद उन्हें ससमान वापिस छोड़ दिया, जिससे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को ससमान वापिस छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो काम दादा करियो वो काम पोते भी करियो, एक कतरी ने के बोलेगा। मेवाड़ को इतिहास दोहराना और शासक ही ना बोल देगा, महाराणा सांगा ने। और इसके बाद इन्हें ससमान वापिस छोड़ दिया गया।
और इस युद्ध के अंदर विजयी कौन रहे थे? महाराणा सांगा। और इसी कारण डॉक्टर गोपीनाथ डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार हुए हैं, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक कहा जाता है, उन्होंने महाराणा सांगा के इस कदम को क्या बताए हैं? राजनीतिक अदूरदर्शिता भी बताए हैं कि कहीं महाराणा सांगा सेकंड को जो 6 माह तक बंदी बनाने के बाद 6 सामान छोड़ दिया गया है और उन्हें उनकी जागीरें वापस प्रदान कर दी, कहीं वो वापस मेवाड़ को हानि ना पहुंचा दी। लेकिन बाद में महमूद खिलजी सेकंड ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद बेटा अपनी बात करते हैं बयाना का युद्ध, जो कहा हुआ था भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को। किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो देखिए अब अपनी बात कर रही है किसके बारे में? बयाना के युद्ध के बारे में। किसके बारे में? बयाना का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 16 फरवरी 1527 को। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को। अपनी बात कर लेते हैं बयाना का युद्ध। और बयाना एक दुर्ग है जो कहां पड़ता है? भरतपुर में। कहां पड़ता है? भरतपुर में। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 16 फरवरी 1527 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को बाबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। किस पर? बयाना दुर्ग पर। तो महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया। किसकी सेना पर? बाबर की सेना को यहां से खदेड़ के भगा दिया। और इस युद्ध के अंदर जो विजयी रही वह कौन रहे? महाराणा सांगा विजयी रहे। लेकिन बाबर है वो यहां से अपनी सेना लेकर कहां चला जाता है? खानवा के मैदान में। कहां चला गया? खानवा के मैदान में। तो ओ लियो जी खानवा को मैदान आ गयो और अटल कुण पहुंच गयो जी बाबर। और बाबर के सागे कुण? इंगो बेटो हुमायूं। कुण जी? हुमायूं। अब देखो बाबर ने इस युद्ध के अंदर एक पद्धति अपनाई थी जिसे कहा जाता है तुलगमा युद्ध पद्धति। क्या कहा जाता है? तुलगमा युद्ध पद्धति। और इसके अलावा बाबर की जीत का जो कारण रहा था खानवा की युद्ध में वह रहा था तोपखाना। तीसरा जो कारण रहा था बाबर की जीत का और सांगा की हार का वह था बाबर का कुशल नेतृत्व। बाबर का कुशल नेतृत्व। समझा की बात? अब देखो बाबर ने जो ये युद्ध है सांगा के साथ कब लड़ा था? 16 फरवरी 1527 में। और इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा क्या हुई? विजयी हुई। लेकिन बाबर यहां से कहां चला आया? खानवा। और इधर सांगा ने एक परंपरा लागू की थी जिसका नाम था पाती पर्वन परंपरा। क्या नाम था? पाती पर्वन परंपरा। और पाती पर्वन परंपरा का अर्थ है कि जब भी किसी राजपूताना शासक को आवश्यकता होती है सहायता की, तो वह अपनी जो क्षेत्र के जितने भी राजपूताना शासक है उनसे सहायता ले सकता है। उसको क्या कहा जाता है? पाती पर्वन परंपरा कहा जाता है। तो महाराणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा लागू करते हुए सभी राजपूताना शासकों से बाबर के विरुद्ध क्या मांगी? सहायता मांगी। तो लगभग राजपूताना के सभी शासक महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। क्योंकि महाराणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया। मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित कर दिया। इस कारण से महाराणा सांगा की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी थी कि सभी राजपूताना है वो मेवाड़ की जो राजपाट है, मेवाड़ का जो शासक है उन्हें मानने लगे थे और उनके नीचे कार्य करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। तो सभी राजपूताना शासक है वो महाराणा सांगा की सहायता के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। ठीक है। अब देखिए पाती पर्वन परंपरा लागू की तो महाराणा सांगा की तरफ से कौन कौन से शासक युद्ध लड़ रहे थे? महाराणा सांगा की तरफ से कौन कौन से? बीकानेर का शासक था जिसका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल जो कहां से थे? बीकानेर से। इसके बाद एक था सिलहदी तंवर। सिलहदी तंवर जो था रायसेन का सरदार। कहां का सरदार था? रायसेन का सरदार।
इसके अलावा था मालदेव राठौड़, जो था मारवाड़ का। मालदेव राठौड़ ये मारवाड़ मतलब जोधपुर से था, लेकिन इस समय महाराणा सांगा के समकालीन जो मारवाड़ के शासक थे वह कौन थे? राव गंगा थे, जो मालदेव के पिता थे। और अपने पिता के कहने पर, अपने पिता के कहने पर ये महाराणा सांगा की सहायता के लिए आए थे बाबर के विरुद्ध। और इसके अलावा जो युद्ध लड़ रहे थे वह कौन थे? एक था झाला आजा, झाला आजा या झाला अज्जा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो शासक है ये किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और इस युद्ध के अंदर अगर अपनी बात करें, इसके अलावा जैसे कि अगर अपनी बात करें राव जेत सिंह, राव जेत सिंह ये भी कहां से थी? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक रावजेत सिंह और उनके पुत्र कल्याणमल, सिलदी तंवर, मालदेव राठौड़, झाला आजा। इसके अलावा थे महमूद खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था भाई, ठीक है। इसके बाद हसन खान मेवाती मेवात से। इसके अलावा मेदिनी राय चंदेरी से। इसके अलावा उदय सिंह डूंगरपुर से। इसके अलावा रायमल राठौड़ जो मेड़ता के शासक थे, ठीक है। और कौन थे? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां के शासक थे? चंदेरी की। इसके अलावा मेड़ता के कौन थे? रायमल राठौड़ थे। इसके अलावा बीरमदेव मेड़तिया। इसके बाद रावत रतन सिंह जो सलुम्बर के सरदार थे, रावत रतन सिंह जो सलुम्बर के सरदार थे। मतलब कुल मिला के महाराणा सांगा की जो सेना थी उसमें कुल मिला के छोटे मोटे जो जितने भी शासक थे वो टोटल कितने थे? शाबाश, जल्दी से देखिए। महाराणा सांगा के नेतृत्व में 7 तो उच्च कोटि के राजा थे, 9 क्या थे? राव थे। और 100 छोटे मोटे 104 छोटे मोटे सरदार थे जो महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। महाराणा सांगा की तरफ से 7 तो क्या थे? उच्च कोटि के राजा, 7 उच्च कोटि के क्या थे? राजा। और 9 क्या थे? राव। और 104 क्या थे? छोटे मोटे सरदार थे, जो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और यही कारण रहा था इनकी हार का, कि महाराणा सांगा की तरफ से जो 7 उच्च कोटि के राजा युद्ध लड़ रहे थे उनकी अपनी अपनी अलग अलग रणनीति होना ही महाराणा सांगा की हार का कारण था। क्योंकि इस वजह से महाराणा सांगा एक कुशल नेतृत्व नहीं कर पाया। और इसके अलावा जो कारण रहा था कि बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई, तोपखाना का प्रयोग किया और बाबर ने अपनी सेना का एक कुशल नेतृत्व किया। इसी कारण बाबर इस युद्ध के अंदर क्या रहे? विजय रहे। बेटा तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? जैसे मान लो 20,000 सैनिक है, 20,000 में से तो 10,000 सैनिक तो यहाँ पे आगे हरावल दल की टुकड़ी के रूप में इन्होंने क्या कर दिए? नियुक्त कर दिए। और 10,000 यहाँ पे क्या रख लिए? रिजर्व। 10,000 सैनिक क्या रख लिए? रिजर्व रख लिए इस साइड में। और 10,000 कहां रख लिए? इधर रिजर्व कर दिए 10,000 सैनिक, ठीक है। और ये सैनिक तब तक युद्ध के अंदर भाग नहीं लेंगे जब तक बाबर इनको आदेश नहीं देगा। तो 20,000 यहाँ नियुक्त कर दिए और यहाँ पे क्या व्यवस्थित करवा दी? तोपें व्यवस्थित करवा दी, जिसको कहा गया तोपखाना। और इधर से कौन पहुंच गया? सांगा की सेना पहुंच गई खानवा के मैदान में। अब बात कद गई भाई 17 मार्च 1527 की। कद गई 17 मार्च 1527। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। और इनकी तरफ से 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 छोटे मोटे सरदार क्या लड़ रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। और सारों आगे आगे कौन? महाराणा सांगा हाथी पर सवार हो। तो इधर बाबर ने हरावल दल के रूप में 20,000 सैनिक व्यवस्थित कर दिए और इनके पीछे तोपखाना व्यवस्थित कर दिया। तो जैसे ही महाराणा सांगा की सेना पहुंची तो मालदेव राठौड़ ने महाराणा सांगा से कहा भी उनकी सेनाओं तो सल्ट लेंगा कोई बात नहीं, लेकिन बाक ने आग बरसाने वाला गोला सा है पाऊ क्या सल्टा। सांगा देखो पराक्रमी शासक हो, वो तो बोले भाई तोपा की नाला बांट देंगे तलवार, ठीक है। तो तोप की नाला क्यों बांट देगा, ठीक है। तो बाद में यही इनकी हार का क्या बन गया? कारण बन गया।
अब देखो सांगा युद्ध लड़ते लड़ते क्या हो गया, अचानक घायल हो गया, और अचानक घायल होने के कारण वो हाथी से नीचे आ गिरा। और जब हाथी नीचे गिरो तो बटाकुण पहुंच गयो, मेदिनी राय पहुंच गयो, मालदेव राठौड़ पहुंच गयो, जाला अज्जा भी पहुंच गयो और कल्याणमल भी पहुंच गयो, राव जेतसी भी आ गया। ठीक है, तो सभी वहां पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होते ही महाराणा सांगा ने कहा भाई सभी इकट्ठे ना हो और मेरा जो राजमुकुट है वह धारण किसे करवा दिया, झाला आजा को अपना राजमुकुट धारण करवा दिया। तो मेवाड़ का राज चिन्ह धारण करने वाला जो शासक जो था वह कौन था, महाराणा ये सॉरी झाला आजा, मतलब महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, झाला आजा। मतलब राजमुकुट धारण कर वापिस हाथी पर बैठ गया। और उसके अलावा बाद में घायल महाराणा सांगा को मालदेव राठौड़, कल्याणमल और मेदिनी राय ने यहाँ से युद्ध के मैदान से बाहर निकाला। और इस प्रकार से जब सेना को पता चला कि महाराणा सांगा घायल हो चुके हैं तो उनकी सेना बिखरने लगी, और बिखरी हुई सेना पर बाबर ने मतलब तुलगमा पद्धति का प्रयोग करते हुए इस सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस प्रकार से महाराणा सांगा की खानवा की युद्ध में क्या हुई, पराजय हुई, और बाबर इस युद्ध के अंदर क्या रही, विजय रही। और बाबर इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने किस ओर प्रस्थान कर दिया, चंदेरी की ओर। और चंदेरी को शासक कौन हो, मेदिनी राय। और मेदिनी राय यहाँ पे किसकी सहायता कर रहा था, महाराणा सांगा की सहायता कर रहा था, किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध। और इसी कारण बाबर ने चंदेरी की ओर क्या कर दिया, कूच कर दिया। तो जब इस बात का पता चला किसको, सांगा को, तो महाराणा सांगा ने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं करूंगा तब तक ना तो मैं राज चिन्ह धारण करूंगा और न ही वापिस अपनी महल की ओर प्रस्थान करूंगा, या ना ही वापिस दुर्ग की ओर प्रस्थान करूंगा। तो देखो उसी दौरान महाराणा सांगा ने अपने साथी शासकों को, जो भी राजपुताना के शासक जो इनके सहयोगी थे, उनको आदेश दिया किस ओर प्रस्थान करने का, चंदेरी की ओर प्रस्थान करने का। तो जब वे राजपुताना शासक बे बोले भाई आप तो मरेगो, जिको मरेगो अपन और मरवाओ। ठीक है, और यहां से सांगा है, सांगा कहां चलेगी, सेना लेकर किस ओर प्रस्थान किया, चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। और ये कहां पहुंचे, कालपी नामक स्थान पे। कौन से मैदान में, इरिच के मैदान में। कालपी नामक स्थान पे कौन से मैदान में पहुंचे, इरिच के मैदान में पहुंचे। लेकिन वहां पे इनके साथियों ने इन्हें जहर दे दिया, और जहर देने से महाराणा सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और महाराणा सांगा की मृत्यु होने के बाद इन्हें वापस कहां लाया गया, महाराणा सांगा को वापस कहां लाया गया, मांडलगढ़ लाकर इनका क्या कर दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और मांडलगढ़ कटा पड़े, भीलवाड़ा में। तो महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां किया गया, मांडलगढ़ में। कब बात है, 1528 की। और इनका जो समाधि स्थल बना हुआ है वह कहां बना हुआ है, मांडलगढ़ में बना हुआ है। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। और महाराणा सांगा की अगर अपने बात करें तो इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के एक बड़े पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनका नाम था भोजराज, जो महारानी धनबाई के पुत्र, महारानी धनबाई के पुत्र थे। और धनबाई के दो पुत्र थे, एक का नाम था भोजराज और दूसरे का नाम था रतन सिंह। तो भोजराज हैं वे खानवा की युद्ध के अंदर क्या हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी शासक बने वे कौन बने, महाराणा रतन सिंह। और जो महाराणा सांगा थी उन्होंने अपनी एक अन्य रानी जिनका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती को रणथंभौर दुर्ग की क्या दे दी, जागीर दे दी। जिनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदयसिंह। विक्रमादित्य के समय मेवाड़ का तीसरा साका हुआ, ये सॉरी दूसरा साका हुआ। और उदय सिंह के शासनकाल के समय मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था, जिनके बारे में अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।